नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज पुनः चुनाव पे चर्चा इसलिए कि आज बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं। इसके अलावा जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनके नतीजे आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में लड़ाई प्रत्यक्ष में सपा बसपा और भाजपा के बीच में है, लेकिन बिहार में जो एनडीए, जेडीयू और तेजस्वी का जो तेज था, इनके बीच में टकराव था। एनडीए जेडीयू नीतीश वाला और वर्सेस तेजस्वी। जिस तरीके के एग्जिट पोल आए थे, तेजस्वी लीड करते दिख रहे थे, परंतु आज नतीजे वो नेक टू नेक हैं। और अभी चूंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा सरकार बना ले जाए। सिंगल पार्टी के रूप में भाजपा लीड कर रही है, नीतीश के साथ पुनः मिलकर के सरकार बन सकती है, संभावना है। ये भी हो सकता है कोई नया चेहरा आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश का अपना परफॉर्मेंस डिक्लाइन किया है, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी थी अगेंस्ट द नीतीश, उसके भी प्रभाव दर्शित हुए हैं, तो कोई नया चेहरा भी आ सकता है। परंतु इस जीत का ये मतलब नहीं है कि भाजपा निर्द्वंद हो या भाजपा को जनता खुले दिल से स्वीकार कर रही। साथियों, अगर हम पिछले 6.25 साढ़े 6 साल की रीड आउट करें भाजपा के अचीवमेंट्स, तो क्या मात्र 370 हटने से, क्या राम मंदिर बनने से, क्या वास्तव में देश का विकास हो जाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूख का जो क्राइटेरिया है, वैश्विक भूख का जो सेंसेक्स है, उसमें हम दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। कुपोषण की स्थिति हमारे समाज में और व्याप्त हो रही है। हम भ्रष्टाचार की पायदान में बढ़ रहे हैं। देश का विकास इन मुद्दों से होना, आप सोचिए। निसंदेह 370 हटा के मोदी जी ने एक बड़ा अप्रतिम कार्य किया। एक अस्थायी धारा जो कब की हट जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हटाई, इसको कांग्रेस बेहतर तरीके से जानती है। जबकि हकीकत ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि धारा 370 से घाटी के केवल 3 परिवारों को लाभ पहुंच रहा था। पहला परिवार था फारूक अब्दुल्ला का परिवार, दूसरा परिवार था महबूबा मुफ्ती का परिवार, और तीसरा परिवार था गिलानी जैसे अलगाववादी। तो एक अच्छा काम हुआ, धारा 370 हटी। आतंक अभी भी घाटी में व्याप्त है। आए दिन सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में हमारे जवानों की शहादत, ये अभी भी एक गंभीर प्रश्न है। परंतु जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हालातों में कमोतर सुधार पाया जा रहा है घाटी के हालातों में, परंतु 370 से देश का विकास नहीं है, ये भी एक कटु सत्य है। वहीं अब हम बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, उसको अगर गौर से देखा जाए तो वो अंततः न्यायिक निस्तारण है। उसमें भाजपा का कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं है। ये निस्तारण हो सकता था आज से 10-20 साल पूर्व। कई बार कोर्ट ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मामले को सुलझाने और सुलझाने की सलाह दी, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते या अपने निहित स्वार्थ के लिए तत्कालीन सरकारों ने, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसको निपटा नहीं पाया, निपटाना नहीं चाहा, ये अलग डिस्कशन का एक इशू है। उसका श्रेय भाजपा ने लिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पोखरण में एटॉमिक विस्फोट करके अटल जी ने श्रेय लिया था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बेहतरी से कि कोई भी एटॉमिक मूवमेंट इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ अ डे। युग लगते हैं, समय लगता है, परंतु
वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति अटल जी ने दिखाई, उसी तरीके से मोदी जी ने भी 370 हटाने में और राम मंदिर बनाने में अपनी इच्छा शक्ति की दृढ़ता का प्रदर्शन किया। मामला चाहे आउट ऑफ कोर्ट सुलटा या इन द कोर्ट सुलटा। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि साहब हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, हम सी प्लेन ला रहे हैं, हम जल यातायात मार्ग खोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, परंतु मूल विषय ये है, क्या मात्र इनसे भारत का विकास होगा? क्योंकि विकास तो तभी गिना जाएगा जब वो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। बिहार के चुनावों में जिस तरीके से परिचर्चा थी कि मजदूरों का पलायन एक नकारात्मक रोल प्ले करेगा मोदी और नीतीश सरकार के लिए, 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी को बूस्ट करेगी, परफॉर्मेंस अच्छी गई निसंदेह, परंतु ये एक सांकेतिक चेतावनी है भाजपा के लिए। अगर हम ओवरऑल देखें तो आज भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा पीछे, और उसका मेन कारण ये है कि भाजपा की जो पॉलिसियां हैं, खास करके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो प्रो कॉर्पोरेट है। ईश्वर जाने क्या कारण रहे, क्यों शुरू से मोदी जी ने अपने हर वक्तव्य में मध्यम वर्ग को एक सरल लक्ष्य घोषित किया, मैं मध्यम वर्ग से लूंगा, गरीबों को दूंगा। क्या मध्यम वर्ग की आय को बिना बढ़ाए मध्यम वर्ग से लिया जाना उचित है? या जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का या अन्य सरकारों का प्रारूप रहा है, उनकी सोच रही है? 74 साल से देश की हर सरकार ने मध्यम वर्ग का केवल शोषण किया है, और दुर्भाग्य इस भाजपा सरकार से हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को एक आशा थी। हालांकि भाजपा समर्थक नहीं मानते, उनके हिसाब से तो साहब बहुमुखी विकास है और इससे बढ़िया स्वर्ग हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत ही है। ये बात गुप्तचर एजेंसियां जानती हैं, सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं कि हिंदुस्तान का समाज इस समय बारूद के दहाने पर है, परंतु इसके बावजूद भी देश एक हद तक सुरक्षित है। वो इसलिए है कि आज भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो बहुसंख्यक आबादी है वो स्वभाव से उग्र नहीं है, अन्यथा ये विस्फोट हो चुका। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि जिस तरह मुद्दों को लेकर के सामाजिक असंतोष की भावना है, जो थोड़ा भी प्रबुद्ध वर्ग है, मध्यम वर्ग या अब मिडिल क्लास जिसको हम कह सकते हैं, परंतु चूंकि हम धर्मधीरू हैं, हम संयमी हैं, हम उग्र नहीं हैं, इसका प्रतिफल ये मिल रहा है कि अभी भी वो टकराव की नौबतें नहीं है। अन्यथा यही कई मसला रूस का होता, अमेरिका का होता, ब्रिटेन का होता, फ्रांस इटली का होता, तो शायद जनता सड़कों पर होती। क्योंकि आज भी 74 वर्षों के बाद आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था में जी रहे हैं। अगर व्यवस्था गुलामी की न होती तो आज वो न हो रहा होता जो महाराष्ट्र में अर्नब के साथ हुआ, वो न होता जो उत्तर प्रदेश के 143 पत्रकारों के साथ पिछले 3.5-4 सालों में हुआ, या उससे पूर्व जब जागरण जैसे एक प्रतिष्ठित पत्र की कापियां जलाई थी सपा में। कई चीजें हैं, ये प्रवृत्ति के बदलाव की आवश्यकता है। भाजपा के थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, और मैं बड़ा हैरान हूं क्यों नहीं इन मुद्दों पे कांग्रेस का थिंक टैंक सोच रहा है। केवल एंटी भाजपा बात करके, वो भाजपा में भी एंटी मोदी बात करके, धर्म विशेष की पैरवी करके। आपको शायद न मालूम, सैकड़ों एकड़ बीघे का मसला दिल्ली में डेवलप हो रहा है, जो
दिल्ली सरकार माइनॉरिटीज को दे रही है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वो दिल्ली सरकार की अपनी पॉलिसी है, लेकिन सोचना पड़ता है कि क्या केवल दिल्ली सरकार जिस तरह मस्जिदों के इमामों को, मौलवियों को स्टाइपेंड दे रही है, तो क्या मंदिरों के पुजारियों के लिए नहीं होना चाहिए? जहां संविधान एक तरफ समता की बात कर रहा है, धार्मिक आधार पर विभेद न किए जाने की गारंटी देता है। देश की सरकारों की इस तरीके की सोचना पड़ेगा, और केवल हिंदू समाज को नहीं सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा मुसलमान समाज के भी प्रबुद्ध वर्ग को, कि जो व्यक्ति अपनी जात, अपने धर्म, अपनी कौम का ना हुआ, वो उनका कहां से? जिस तरीके से ओबीसी बिहार में 3-4 सीटें लेकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धार्मिक प्रभुत्व का द्योतक है। और ये सोच अभी न नियंत्रित की गई तो ये आने वाले समय के लिए बड़ी घातक होगी। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। और हिंदुस्तान को वास्तविक विकास के लिए निसंदेह 35 से हटनी चाहिए। एनआरसी, सीसीए, ये रेफरेंडम के माध्यम से आना चाहिए। केवल छाती ठोक करके, चैलेंज करके किसी के ईगो को कोई चीज लाने की चुनौती देना, ये सोच और ये दिखावा बंद होना चाहिए। हमको बृहद और ओपन चर्चा करनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में एनआरसी आए तो क्यों आए, क्या जरूरत है? सीएए आए तो क्यों आए, क्या जरूरत है? बजाय इसके कि सीएए धरना स्थल पर जा करके लोगों ने हुस्काया, अनजान भीड़ बैठ गई। बड़ी हंसी आती है कि जिस एक्ट में नागरिकता देने का प्रावधान है, उस एक्ट के लिए कुप्रचार क्या हुआ कि इससे नागरिकता चली जाएगी। आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में साक्षरता का क्या स्तर है, किन लोगों से आप डील कर रहे हैं। तो रेफरेंडम और सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। और बिहार चुनाव कहीं ना कहीं एक संकेत है, चेतावनी का, भाजपा सरकार के लिए कि अभी भी समय है। पॉलिसियों का, खास करके इकोनॉमिकल पॉलिसीज का रिव्यू किया जाए और वास्तव में जन कल्याणकारी सोच की पॉलिसियां बनाई जाए। महज अलगाव की बात न तो देश हित में है, न समाज हित में। और ये हमारे और आपके लिए भी चिंतन का एक विषय है। हम आप ऐसी चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करिए और हमको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।